अजय सर, जो आज आंदोलन चल रहा है और उसके बाद अब जिस तरीके से सरकार से जवाब आने शुरू हुए हैं, इस आंदोलन के ऊपर वो कितना प्रभाव डाल पाएंगे, क्या प्रभाव डाल पाएंगे? देखिए, मुझे लगता है दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह के लोगों को हम हीरो समझ लेते हैं। सोनम वांगचुक हो, अन्ना हो और इस तरह के लोग, और इनके हम पीछे चल पड़ते हैं। भेड़िया धसान हमारे यहाँ एक शब्द यूज होता है, उसकी तरह से। वजह मैं क्यों कह रहा हूं? क्या आपने एग्जामिन किया कि सोनम वांगचुक का चरित्र क्या है? आप किसी की शिक्षा पे मैं उनके सवाल नहीं उठा रहा हूं, उनके पर्यावरण पे किए गए काम पर सवाल नहीं उठा रहा हूं। मेरे साथ में प्रोफेसर अखिल स्वामी बैठे हैं, ये कहें मैं बहुत बड़ा वो हूं तो मैं मान लूंगा क्या? इनके कहे पे नहीं मान लूंगा, इनके आचरण का, इनके सारे उसको एग्जामिन करूंगा यदि देश को लीड करने की बात होगी। प्रोफेसर पाठक बैठे हो, डॉक्टर पाठक, मैं इनको ऐसे ही नहीं मान लूंगा, एग्जामिन करूंगा और मैं कहूंगा कि आपको मुझे भी एग्जामिन करना चाहिए, मेरा चरित्र क्या है, एक इकलौता नहीं होना चाहिए। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, पहले इस पे बात करूंगा। सोनम वांगचुक को अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं चाहिए, जैसा अभी पाठक साहब भी बता रहे थे, बिल्कुल सही बता रहे थे, उनकी चिट्ठी मैंने भी पढ़ी। अब आप एक चीज सोचिए, सोनम वांगचुक की बीवी गीतांजलि वो राहुल गांधी की बुराई करती कि वो क्यों आखिर जाके बैठ गए, वही जो आम आदमी पार्टी की भाषा है। अब 2 मिनट देखिए, सोनम वांगचुक के पिता वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़े हुए हुआ करते थे और उसके बाद में उन्होंने कुछ मांगे रखी, कुछ किया और वो कांग्रेस के साथ में जुड़े। वो कांग्रेस के साथ में बहुत मजबूती से उस दौर में रहे, जिस दौर में तमाम सारे लोग इंदिरा जी को जाने क्या क्या कह रहे थे। और उसके बाद में उन्होंने अनशन किया, इंदिरा जी दिल्ली से गई, उनका अनशन तोड़वाया, सब किया। लेकिन जिस समय 1987 में एक बहुत बड़ी साजिश की गई थी, उस साजिश के तहत बीपी सिंह जैसे तमाम सारे सीआईए के एजेंट को बैठाया गया था, जिन्होंने एजेंट के तरह से काम किया था, उनके इशारे पे किया और देश को अस्थिर करने की दिशा में काम हुआ। तमाम तरह से देश को झोंक दिया गया, झूठे आरोप लगाए गए। वो पर्ची निकाला करता था वीपी सिंह कि ये देखो मैं पर्ची दिखा दूंगा तो जा आ जाएगा, और मरते मर गए, पर्ची नहीं दिखा पाए। बहरहाल उसी तरीके से हम उनके फ्रॉड में फंस गए। और वो ऐसा व्यक्ति था जिसने वह कुकर्म किया था कि मुफ्ती मोहम्मद सईद को जम्मू कश्मीर से लाके कहां से लाया था, मुजफ्फरनगर से सांसद बनवाया था। बीजेपी ने अपना कैंडिडेट उसके खिलाफ नहीं उतारा था और फिर जैसे ही सत्ता में बैठे, कश्मीर में आग लगा दी गई थी बीजेपी के सौजन्य से। और वहां बीजेपी का जो राज्यपाल बनवाया गया था जगमोहन, उसके नेतृत्व में, तब राजीव गांधी पहली बार भारत के इतिहास में कोई नेता प्रतिपक्ष जाके पीएमओ के सामने धरने पे बैठा था, जैसे राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास पे बैठे और मांग की थी सेना भेजिए, कार्रवाई कीजिए, बचाइए हमारे लोगों को इन आतंकियों से। वह दिन याद दिलाना चाहता हूं। तो इसीलिए क्योंकि उसके बाद सोनम वांगचुक का परिवार आरएसएस से जुड़ गया था और उस समय जो कुछ जम्मू कश्मीर में हो रहा था, लद्दाख उसी का हिस्सा था। तो वो जो हो रहा था वो आरएसएस बीजेपी के ही लोगों द्वारा किया जा रहा था। तमाम साजिशें रची गई थी जिनके कारण से ये सब कुछ हुआ था। अब मैं आ जाता हूं, उसके बाद क्या कभी भी सोनम वांगचुक का रुख रहा है जो जनता के लिए रहा हो, देश के लिए रहा हो? नहीं रहा है। वो सदैव उन फांसीवादी ताकतों के साथ खड़े हुए, आरएसएस के मंच शेयर करते रहे और तमाम तरह से, क्योंकि उनकी बीवी जो गीतांजलि है वो खुद एक आरएसएस के परिवार से आती है।
अब इससे आप समझ सकते हैं पूरा खेल, और उस शख्स का कैसे कैसे इस्तेमाल किया गया, कैसे एनएसए में भेज करके जब उन्हें रखा गया जोधपुर जेल में, तो वहां एयर कंडीशन लगाया गया, उनके लिए अलग कमरे की व्यवस्था की। अब आज सोचिए, इतनी सुविधा के साथ उन्हें रखा गया, और उसके बाद फिर वही सरकार बगैर कुछ किसी आदेश के, कोर्ट के, उन्हें छोड़ देती है। और उसके बाद उन्होंने एक बार भी 6 शेड्यूल पे नहीं बोला, जिसको लेके आंदोलन करते हुए वो गिरफ्तार हुए थे। उसके बाद में जब राहुल गांधी ने मई महीने में लड़ाई शुरू की, नीट के पेपर की, सीबीएसई की, सब की, तब उसके बाद में जो ड्रामा शुरू होता है, संघी सूर्यकांत एक कॉकरोच का जिक्र करता है और कॉकरोच जनता पार्टी बन जाती है। और फिर उसके बैनर तले एक कार्यक्रम शुरू होता है, कहां से? अमेरिका से बैठ के, और वहां से आके अभिजीत दीप के जो करते हैं वो आपके सामने है। बहरहाल उसके पहले राहुल गांधी संवाद कर चुके थे कोटा का। जब देखते हैं कोटा में इतनी भयंकर सफलता मिली है, तो 20 तारीख को धरने की घोषणा कर देते हैं, और उसके बाद में 28 तारीख को जब राम मंदिर में चोरी का मुद्दा चरम पर आ चुका होता है, कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल सांसदों का वहां जाने की घोषणा कर देता है, तब ये अपने उस सब से हटाते हुए इधर की तरफ को डाइवर्ट करने के लिए सोनम वांगचुक को बैठा देते हैं, काहे पे? अनशन पे। उससे एक दिन पहले आयशा की जो नेहा और उनकी टीम थी वो बैठ चुकी थी। नेहा का जिक्र नहीं हो रहा है। नेहा भी तो उतने दिन अनशन की है, वो तो अस्पताल में जाके एयर कंडीशन में सरकारी उस सुविधाएं नहीं ले रही थी, मेदांता का सुख नहीं ले रही थी, उसने किया, और उसके बाद अनशन से उठने के बाद फिर लड़ रही है। सोनम वांगचुक इतने बेहाल हो गए कि वह मेदांता में आराम फरमा रहे, उनकी बीवी उनकी तरफ से तमाम मैसेज स्प्रेड कर रही है। अब आप पूरे खेल को ये समझिए, क्यों मैं कह रहा था, अब जान लीजिए जेपी नड्डा और इनके गेम। 2004 से लेके 2014 तक जो पेपर लीक हुए, उनमें एक 2006 में रेलवे ग्रुप डी भर्ती का पेपर था। वो कहां से लीक हुआ था? उत्तर प्रदेश से, लखनऊ से, बीजेपी शासित राज्य से, कांग्रेस शासित राज्य से नहीं हुआ था। पहले जान लीजिए, कांग्रेस शासित राज्य से नहीं हुआ था, वो वहां से हुआ था जहां इन्हीं के मित्रगणों की सरकार थी। इसके बाद में यदि आप देखेंगे 2011 में AIEEE का पेपर लीक हुआ था, ये भी उत्तर प्रदेश से ही हुआ था, वहां भी कांग्रेस की सरकार नहीं थी। तीसरा देखिए, एम्स पीजी परीक्षा का लीक हुआ था, वो जो लीक हुआ वो दिल्ली से ब्लूटूथ से लीक हुआ था, और वहां पर शीला दीक्षित की जरूर सरकार थी, कांग्रेस की सरकार। इसके बाद में 2013 में RAS प्रीलिम का लीक हुआ और RPSC का लीक हुआ, गहलोत की सरकार थी राजस्थान में। तो अब मैंने ये जो इतने पेपर बताए, इनमें आप सबसे बड़ी बात सुन लीजिए, इन जितने पेपर लीक हुए, इनमें से किसी भी एक में कांग्रेस के किसी सिंगल लीडर का नाम नहीं आया। सिंगल लीडर का, सिंगल किसी पदाधिकारी का नाम नहीं आया। तो अब आप एक बात बताइए कि कांग्रेस का एक पदाधिकारी इन्वॉल्व नहीं पाया गया, एक वो नहीं पाया गया, कहीं नहीं पाया गया, गैर कांग्रेस शासित राज्यों में भी जांच में नहीं पाया गया। और इसके बाद में इसमें सबसे बड़ी चीज, जितने ये पेपर लीक की बात आई, इनमें से सब में जो लोग इन्वॉल्व पाए गए, उनका कहीं ना कहीं कनेक्शन इन्हीं लोगों से था। तो अब एक चीज समझिए कि पेपर लीक का गैंग यही चला रहे थे सदैव से, पहली बात। दूसरी चीज, जब कांग्रेस शासित कांग्रेस के समय में जब देश में सरकार थी, उस समय की भी बात कर रहा हूं। अब जब इनकी सरकार आ गई, तो 2014 से लेके अब तक 152 जो पेपर लीक हुए, हर पेपर लीक के पीछे बीजेपी के लीडर और उनके पदाधिकारियों के नाम आए। चाहे नीट पेपर हो,
चाहे कोई और पेपर हो, चाहे भर्ती परीक्षा हो, दरोगा भर्ती हो, ये हो वो हो, व्यापम हो, कोई भी हो, सब बीजेपी आरएसएस के लोग आए। आप बताइए, कार्रवाई करते, सारे पेपर लीक की एक बना देते नेशनल लेवल पे और कर लेते, क्योंकि असलियत में आप चोर थे, इसलिए आपने किसी में भी कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि सब आपके लोग इन्वॉल्व थे। जो आपने किया वो सिर्फ एक ड्रामा किया, आईवॉश किया। आप सोचिए, राजस्थान में तो राजस्थान जो भर्ती आयोग का चेयरमैन था बीजेपी आरएसएस से आता था, वो खुद सीधे इन्वॉल्व था, उसके खिलाफ चार्जशीट होने के बाद इन्होंने उसे पार्टी से निकाला, नहीं तो तब तक पार्टी तक से नहीं निकाला था। अब आप सोचिए, जब ये इतनी बेशर्मी बेगैरत तरीके से करते हो तो किसी पे क्या आरोप लगाएंगे? असलियत में ये उसी गैंग के हिस्से हैं और ये रूप बदल बदल के आता है। एक 14 मई 1948 की डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की चिट्ठी है जो उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को लिखी थी। उसमें लिखा था कि मुझे जानकारी मिली है आरएसएस के लोग ऐसे लोगों को दिल्ली भेज रहे हैं जो मुस्लिम जैसे दिखते हैं या मुस्लिम है, और उनके जरिए वो अपने जो हिंदू जैसे दिखने वाले लोग जो इकट्ठे कर रखे हैं उनके जरिए वो यहां पर लड़ाई कराएंगे, फिर भावनाएं भड़काएंगे और दंगे कराएंगे। ये रूप बदल बदल के आते हैं, कभी हिंदू बन जाएंगे, कभी मुस्लिम बन जाएंगे, कभी सोनम वांगचुक बन जाएंगे, कभी कॉकरोच बन जाएंगे, कभी कुछ बन जाएंगे। मैंने अखिल स्वामी जी का नाम क्यों लिया? क्योंकि अखिल स्वामी जी को मैंने पहले ही दिन बता दिया था यह सच की कॉकरोच का ड्रामा क्या है। उन्हें भी समझ में आया, लेकिन उन्हें समझने में थोड़ी सी देर लगी और उन्होंने उस गलती को रियलाइज किया। आज मैं कह रहा हूं, सोनम वांगचुक आज जहां से खेल रहा है वो वही पीएमओ है जहां से सारा गेम प्लान होता है। और ये बात खुद अपने एक इंटरव्यू में इत्तफाकन सोनम वांगचुक स्वीकार कर चुके कि उन्हें कॉकरोच से संपर्क किसने कराया था। जो लेह लद्दाख के एलजी है विनय सक्सेना, जो इत्तेफाक से मेरे कानपुर से आते हैं, आरएसएस से जन्मजात जुड़े हुए, एक कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे, वहां से भ्रष्टाचार का मामला था, निकाले गए थे, तो वही विनय सक्सेना उन्हें विवश करते हैं कि इनके साथ संपर्क में आओ और ये कर्म करो जी। तो अब आप इसको जान लीजिए कि ये पूरा गैंग वो है, और खुद अभिजीत दीप के स्वीकार कर चुका, और उसके जो तीनों चारों पदाधिकारी हैं वो भी स्वीकार कर चुके कि वो आम आदमी पार्टी से जुड़े रहे। तो अब आप सोच लीजिए पूरा गेम प्लान कहां से होता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का भी जन्म उसी प्रोसेस से हुआ था और तब भी हम उसी में फंसे थे 2011 में, और आज भी वही स्थिति है। क्योंकि असली लड़ाई से ध्यान भटका दिया जाए। राहुल गांधी देश की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये सब अपनी अपनी कुर्सी, अपने स्वार्थ, अपने लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये अंतर